नमस्कार। उद्घाटन सत्र के बाद इस प्रथम सत्र में आप सबका स्वागत है। आप सबको ध्यान में आ गया होगा, पारुल जी वैसे एलोपैथी में प्रैक्टिस करती है, आईएमए से भी जुड़ी है। संजीव जी अमृता हॉस्पिटल से है, एक ट्रस्ट के रूप में काम करता है, लेकिन अलग अलग प्रैक्टिसेस का इंटीग्रेशन भी करता है। डॉक्टर रेड्डी वैसे तो आर्म फोर्सेस से है, लेकिन विवेकानंद जी के नाम से सेवा कार्य भी करते हैं और अलग अलग लोगों को, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को, खास करके जो पूरे भारत का डिफिकल्ट टेरेन है बद्रीनाथ केदारनाथ का, वहां पे सर्विसेज देने का काम डॉक्टर रेड्डी करते हैं विवेकानंद संस्थान के माध्यम से। और भवदीप जी तो अहमदाबाद के ही है, और अहमदाबाद में जब इंटीग्रल प्रैक्टिसेस की बात आती है तो स्वामी विवेकानंद जो एसजीवीपी हॉस्पिटल है उसकी बात आती है। तो अलग अलग जॉनर के हैं, लेकिन जिन तीन सूत्रों के बारे में अशोक जी ने हमको उद्घाटन सत्र में बताया कि इंटरडिसिप्लिनरिटी भी हो, इंटीग्रेटेड भी हो और होलिस्टिक भी हो, तो उसका और उसके कुछ चैलेंजेस उन्होंने बताए। तो उन चैलेंजेस को ये प्रैक्टिशनर्स कैसे देखते हैं, उसके बारे में इस सत्र में चर्चा करेंगे। तो पारुल जी आपसे शुरुआत करते हैं, क्योंकि जब भी इंटीग्रेटेड प्रैक्टिसेस की बात आती है तो सबसे पहला ये एलोपैथी वालों पर आता है कि यू ब्लॉक अदर्स, और उसमें भी आईएमए पर आता है कि आईएमए डजंट अलाउ दिस। तो हाउ डू यू सी कि ये सारा, हाउ शुड वी लुक एट द एंटायर आइडिया ऑफ मे नॉट बी इंटीग्रेशन बट एटलीस्ट लर्निंग बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम ईच अदर। तो इस प्रोसेस को और इस चैलेंज को आप कैसे देखती है? हेलो सर्वप्रथम तो सबको नमस्ते। बहुत बड़ी बात कही प्रफुल्ल जी ने कि कैसे हम इंटीग्रेशन करें। बातें करना और उसको इम्प्लीमेंटेशन में लाना हमेशा एक चैलेंज होता है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हेल्थ खाली एक डॉक्टर का विषय नहीं है, हेल्थ इज़ एवरीबडीज सब्जेक्ट, राइट। हम सब जो बैठे हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं नहीं हैं, पब्लिक पर्सन हैं या एक कॉमन मैन है, हेल्थ सबका सब्जेक्ट है। कन्विंस्ड? अब हेल्थ में 3-4 टाइप की हेल्थ है। हमको पता है, एक हमारी फिजिकल हेल्थ है, एक मेंटल हेल्थ है, एक स्पिरिचुअल हेल्थ है। तो ये तीन हेल्थ के लिए सिर्फ एलोपैथी या आयुर्वेदिक या होम्योपैथी नहीं, इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, कोई भी रोग के लिए, कोई भी रोग को मिटाने के लिए या नहीं हो उसके लिए, प्रिवेंशन के लिए हमें 100% लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी कि जो एलोपैथी से भी ऊपर है, जो कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज़। एलोपैथी तब आती है पिक्चर में जब हम उसकी ट्रीटमेंट करना चाहते हैं। जब हम उसको ट्रीटमेंट नहीं करने की स्टेज पे, यानी कि हम उसको होने ही नहीं देना चाहते हैं, तब आती है प्रिवेंशन, और तब कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात आती है। तो मैं ऐसा मानती हूँ, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी ऐसा मानता है कि आयुर्वेदिक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, होम्योपैथी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। किस प्रैक्टिस को राइट टाइम पे किस पेशेंट में यूज़ करना, वो हमें सबको सिखाना है, सबको सिखाना है। एलोपैथिक डॉक्टर्स को भी सिखाना है, आयुर्वेदिक को भी सिखाना है, होम्योपैथी। फॉर एग्जाम्पल, देर आर सो मैनी कंडीशंस, जैसे ब्रोंकियल अस्थमा। मैं खुद की बात करूँगी, मैं टीबी चेस्ट डॉक्टर हूँ, आई एम अ चेस्ट फिजिशियन, पल्मोनोलॉजिस्ट। मेरे को कई बार ऐसा लगता है कि मेरे अस्थमा के पेशेंट में मैं हाईएस्ट ट्रीटमेंट दे रही हूँ, फिर भी पेशेंट कई बार अच्छा नहीं हो रहा है। उस समय मुझे खुद सामने से कहना चाहिए कि अगर आपको कुछ होम्योपैथी ट्राई करना है तो मैं आपको अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर के पास रिफ़र कर सकती हूँ। सो देर आर मैनी कंडीशंस वेयर इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस, इंटीग्रेशन ऑफ द डिफरेंट प्रैक्टिसेस, एज वेल एज प्रिवेंटिव लाइफस्टाइल, एज वेल एज अदर मॉडिफिकेशंस आर नेसेसरी। तो मैं ये मान लूँ, या कोई भी एलोपैथिक डॉक्टर ये मान ले कि मैं ही सारे रोग को ठीक कर सकती हूँ, ये सही नहीं है, पहली बात।
दूसरी बात, सर ने पूछा कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करें। तो सर मुझे लगता है कि हमें डिजीज़ वाइज गाइडलाइंस तीनों पैथीज़ के लोगों को बैठकर SOPs बनानी चाहिए कि अगर मेरा पेशेंट इस क्लिनिकल कंडीशन में है तो मैं ये दूंगा, अगर मेरा पेशेंट इससे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो मैं होम्योपैथी भी ऑफ़र करूंगा, अगर मेरा पेशेंट बहुत माइल्ड कंडीशन में है तो मे बी मैं फर्स्ट स्टेज पे सिर्फ होम्योपैथी अलाउ करूं। तो तीनों पैथीज़ के डॉक्टर्स को बैठ के डिजीज़ वाइज, पेशेंट की सीवियरिटी वाइज SOP बनानी चाहिए, तभी हम इसको इंटीग्रेशन अच्छे से गाइडलाइन में NMC के द्वारा ही ले आएंगे। तो जिससे अंदर अंदर जो ये ग्रास रूट लेवल पे जो झगड़ा है उसको हमें ख़त्म करना चाहिए। तो ग्रास रूट लेवल पर झगड़ा खत्म हो सकता है ऐसे इनको लगता है। SGVP इसको कैसे एग्जीक्यूट करता है? बिकॉज इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट्स टू हैव हॉस्पिटल फॉर इंटीग्रेटेड प्रैक्टिसेस। और खास करके आप आयुर्वेद से बैकग्राउंड से आते हैं और बहुत सारे आपके साथ मिलकर अन्य पैथीज के लोग काम करते हैं। सो हाउ हैज बीन SGVP's एक्सपीरियंस इन दिस? और इसमें क्या आप लोगों की कुछ इसमें SOP बनी हुई है जिसके आधार पर आप जो पेशेंट के क्लिनिकल कंडीशन के आधार पर उसको कुछ गाइडलाइंस देते हैं? जी, बहुत आवश्यक बात है प्रफुल्ल जी कि SGVP जब 2017 में हमने शुरू किया, SGVP होलिस्टिक हॉस्पिटल निर्मा यूनिवर्सिटी के सामने, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों उनका उद्घाटन हुआ। प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले ये बोला कि मैं ऐसी शुभकामना नहीं दूंगा कि आपके हॉस्पिटल भरी रहे, लेकिन उन्होंने यह बताया कि ये होलिस्टिक हॉस्पिटल का पहला प्रयोग है, तो यहाँ आने वाला हर एक व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के उच्च शिखर को जल्दी से जल्दी प्राप्त करे। तो हमने सर वहां पे SGVP होलिस्टिक हॉस्पिटल में हमारे लिए सबसे बड़ा लाभ ये था कि वैद्य और डॉक्टर, चिकित्सा का कार्य करने का जिनको प्रथम दायित्व दिया है, ऐसे वैद्य और डॉक्टर नियमित तौर पे एक दूसरे से मिलते थे। तो इस होलिस्टिक अप्रोच को, इंटीग्रेशन को, इस संकलन को करने का सबसे पहला कदम जो होना चाहिए कि दो व्यक्ति अगर एक दूसरे को जानते हैं, जैसे अभी हम एक दूसरे से परिचय में आए तो मिलने से लगा अरे ये भी मेरे जैसे ही 5 महाभूत से बना एक व्यक्ति है, इनसे बात करके लगता है हाँ इनकी भी इच्छा तो यही है कि इस व्यक्ति को हम जल्दी से जल्दी ठीक करें, तो इनको मैं अपना पेशेंट दे सकता हूं। दूसरे पथी की एक्सपर्टीज मेरे पास नहीं है, लेकिन उस पथी का जो एक्सपर्ट है उस पे मेरा भरोसा है कि मैं जितनी श्रद्धा से, जितने कमिटमेंट से मेरे पेशेंट के प्रति कटिबद्ध हूं, वैसे ही ये डॉक्टर भी अपना बेस्ट उनको देंगे। ये करने से सर फायदा ये हुआ कि पेशेंट कई बार हमसे छुपाते थे। जैसे प्रैक्टिस में 2009 से करता था तो कुछ पेशेंट आते थे कि सर हम एलोपैथी की भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन हम उनको ये नहीं बताते कि हम आयुर्वेद की भी ट्रीटमेंट आपसे ले रहे हैं। मैंने बोला संकोच रखने की आवश्यकता नहीं है, आप, मैं और आपका एलोपैथी चिकित्सक तीनों एक टीम में है, और हमारा दुश्मन कौन है? यह रोग। तो टीम में जितने ज्यादा एक्सपर्ट होंगे हम हमारे विरोधी को उतने अच्छे से परास्त कर सकते हैं। तो SGVP में सर हम ये करते हैं कि जो नॉर्मल हेल्थ चेकअप के लिए कोई आता है उसका ब्लड इन्वेस्टिगेशन होगा, रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन होगा, MD फिजिशियन का चेकअप होगा, उसमें आयुर्वेद का भी एक चेकअप हमने जोड़ा हुआ है। तो उस व्यक्ति के हेल्थ के जितने पैरामीटर्स है उसको एलोपैथी दृष्टिकोण से भी एक बार इवेल्युएट किया जाएगा और आयुर्वेद दृष्टिकोण से भी इवेल्युएट किया जाएगा, और हर बार जब आवश्यकता होती है वैद्य और एलोपैथी डॉक्टर साथ में परामर्श करके कि मैं ऐसा ऐसा सोच के इस विषय का दायित्व मैं लेता हूं और बाकी ये जो सिचुएशन है उसको आप हैंडल कीजिए। पेशेंट के लिए ये इतना अनुकूल हो जाता है कि मेरी स्वास्थ्य की केयर करने के लिए दो एक्सपर्ट एज अ टीम काम कर रहे हैं। तो ना मुझे एक दूसरे के छुपाने की जरूरत है, और अभी 2026 में कलयुग में सांप्रत काल में प्रत्यक्ष प्रमाण का बहुत महत्व है। कोई व्यक्ति स्वस्थ लगता है लेकिन रिपोर्ट में अगर कुछ गड़बड़ आई पैरामीटर्स, तो वो वहीं से ये मानना शुरू कर देता है कि मैं अस्वस्थ हूं। अब उस रिपोर्ट को भी ठीक करना, व्यक्ति के मन को भी आश्वस्त करना, ये दोनों चीजों करने के लिए आयुर्वेद और एलोपैथी जब साथ में मिलकर कार्य करते हैं तो ये कार्य बहुत आसान भी हो जाता है और सस्टेनेबल भी हो जाता है। तो SGVP होलिस्टिक हॉस्पिटल का हमारा अनुभव बहुत प्रेरणादायी रहा, एनकरेजिंग रहा।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद वो अनुभव शेयर करने के लिए कि एक दूसरे पर विश्वास रहना, ये इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। डॉक्टर संजीव, Amrita has a unique blend where Mata Amritanmayi herself talks about healing, and it is not just physical or mental healing, it is also spiritual healing. You had a remarkable journey as a practitioner, medical practitioner, then as a follower, and then as a CEO, MD of Amrita Hospital. What has been your experience while talking about the integrated or interdisciplinary approach in healthcare system while working with Amrita, and what Amrita's unique initiative has been in this process? Namaskar and thank you for the invitation. It's been a fabulous program which has been organized. We have a mixed feeling, good and bad. Good is that we are with the Mahatma, and as it is said कि अगर आप अपने अच्छे कर्म करते रहें तो ग्रेस की जरूरत होती है. ग्रेस फॉर्चुनेटली हमारे साथ है, तो उसमें थोड़ा सा काम इजी हो जाता है. हमने हमारा संस्थान 26 साल से केरला में है और केरला में आयुर्वेदिक की प्रैक्टिस बहुत ही प्योर है और बहुत चर्चा में है. जैसा कि इनॉग्रल टाइम पे भी बता रहे थे कि पब्लिक अवेयरनेस, तो अवेयरनेस वहाँ पे वैसे काफ़ी ठीक है. फॉर्चुनेटली हमने आयुर्वेदा इंटीग्रेटेड मेडिसिन हमारे उसी विंग में प्रैक्टिस होता है जहाँ पे मॉडर्न मेडिसिन भी है, डेंटल भी है, फार्मेसी भी है, नर्सिंग भी है. जो इंचार्ज इंटीग्रेटेड मेडिसिन के थे, फॉर्चुनेटली अगेन ग्रेस से उन्होंने MBBS किया है, उसके बाद BAMS किया है. जो मॉडर्न मेडिसिन से जो हमको हेल्प करते हैं वो एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं. उन्होंने, ये भी ग्रेस की बात है, उन्होंने BAMS किया, फिर MBBS किया, फिर MD किया, फिर DM कार्डियोलॉजी किया. तो इसकी वजह से प्रैक्टिस बहुत इजी नहीं, मतलब इजी है, बिकॉज ये मॉडर्न मेडिसिन से वो लोग वो समझते हैं और उसका एक फ्री रेफरल जाता है, और आयुर्वेदा से वो समझते हैं मॉडर्न मेडिसिन को और आयुर्वेदा का रेफरल जाता है. तो इस फ्रीनेस और ये स्ट्रीमलाइन प्रोसेस को उन्होंने एस्टैब्लिश किया, तो ये ग्रेस है. क्या हम बहुत अच्छा कर पाए? मिक्स्ड फीलिंग है, नहीं कर पाए, क्योंकि जो मॉडर्न मेडिसिन के लोग पढ़ करके निकलते हैं अनफॉर्चुनेटली बहुत मायोपिक होते हैं और उनके वाटरशेड कंपार्टमेंट्स होते हैं. वो अपने मॉडर्न मेडिसिन को बहुत सुपीरियर मानते हैं और दूसरी तरफ देखना नहीं चाहते हैं क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है. हमारे कोर्स करिकुलम में भी नहीं है. कुछ हो सकता है कि पर्सनल एक्सपीरियंस हो, उसके अलावा कोई एक्सपीरियंस नहीं है. आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन का भी मॉडर्न मेडिसिन से नहीं है, लेकिन अक्यूट केयर में वो काफ़ी हद तक उसको इस्तेमाल करते हैं. क्या हम इस एक्सपीरियंस को एक टर्न दे पाए, एक ट्रांसफॉर्मेशन दे पाए? काफ़ी हद तक यस, काफ़ी हद तक नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत ही वाटर टाइट कंपार्टमेंट है. जैसा कि सर ने बताया, बहुत ज़्यादा डायलॉग की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मीटिंग की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मिल करके टू लेट गो, स्पेशली क्योंकि क्लिनिशियंस की क्लिनिकल ईगो बहुत ज़्यादा होती है. वो शायद दिखाई नहीं देती होगी, बट इंटरनली अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर की ईगो बहुत ज़्यादा होती है. और उसको ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है. वो नॉलेज से ही ब्रेक हो सकता है, पर्सनल एक्सपीरियंस से ब्रेक हो सकता है. मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ. माय वाइफ इज़ अ प्रोफेसर ऑफ एनेस्थीसिया. उनको बिलियरी स्लज था, अब्डोमिनल पेन था, और उनको ERCP रिकमेंड किया गया. वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के यूनिट में गए, ERCP कराया, लेकिन उनका जब एंडोस्कोप डाल रहे थे तो एम्प्यूला वेटर में न जाकर के वो पैंक्रियाटिक डक्ट में चले गए, और बहुत ही नामी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट थे, और वहाँ उन्होंने डाई इंजेक्ट कर दिया. उसकी वजह से उनको पैंक्रेटाइटिस, हिमोरेजिक और नेक्रेटाइजिंग पैंक्रेटाइटिस हो गया. पैंक्रेटाइटिस अपने आप को खाती है, पैंक्रियाज अपने आप को खाती है. एंड देन शी वाज month 1, month 2, 6 months in a critical care unit.
मॉडर्न मेडिसिन की एक लिमिटेशन है और उसका which we realized because we were fortunately in Amrita Institute, and now most of our cure and medicine and prevention happens through Ayurveda medicine. और उसकी वजह से fortunately she has a life and she is back to normalcy. So I think हम लोग मॉडर्न मेडिसिन वालों को समझने की ज़रूरत है, एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत है, कंटिन्यूस डायलॉग की ज़रूरत है. This is just phenomenal piece of medicine which is there, untapped. We need to unleash that potential. पर्सनल एक्सपीरियंस डॉक्टर संजीव जी का है और मैं सही में मानता हूँ कि ये तो सही में ग्रेस है, अम्मा की भी ग्रेस है और अमृता हॉस्पिटल का मेरा भी अपना एक रहा है. संघ के एक वरिष्ठ प्रचारक वहाँ पे थे, तब अमृता के मेन हॉस्पिटल में जाने का मौका मिला था. द वे पेशेंट हैज़ बीन अप्रोच इज एंटायरली डिफरेंट. डॉक्टर रेड्डी, आप सबको बता दूं कि कुंभ मेला में जब नेत्र कुंभ हुआ था और लाखों पेशेंट्स का केवल आई चेकअप नहीं हुआ, उनका आई ट्रीटमेंट भी हुआ. उनको अपने घर पर उनकी आवश्यकता के अनुसार चश्मा भी डिलीवर हुआ. उसकी जो सारी एक कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस बनी थी, उसके सूत्रधार डॉक्टर रेड्डी थे. तो डॉक्टर रेड्डी, फ्रॉम आर्म फोर्सेस बैकग्राउंड टू विवेकानंदा स्वास्थ्य मिशन, ये जर्नी कैसी है और ये सोशल सेक्टर में काम करते हुए, ऑलमोस्ट वॉलेंटरी फॉर्म में काम करते हुए, हाउ डू यू यूज डिफरेंट पैथीज, different medicines as per the requirement of the patient? What has been your experience? सभी को नमस्कार. इस सुंदर आयोजन में आमंत्रित के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. जैसे मैं एलोपैथिक प्रैक्टिशनर दिखता नहीं हूँ पेशे से, मैं हार्डकोर अपने MBBS प्रैक्टिशनर हूँ. दुर्भाग्य वजह से इसमें एंट्री करना पड़ा बिकॉज ऑफ पीर प्रेशर, बीइंग ए टॉपर इन दी एग्ज़ाम. जैसे अशोक जी कह रहे थे कि टॉपर्स जो है एलोपैथी चूज़ करते हैं. आई वॉन्टेड टू चूज़, माई फर्स्ट चॉइस वॉज योगा और नेचुरोपैथी. देन आई वॉन्टेड टू बिकम एन आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर, बट किसी कारणवश MBBS में ज्वाइन करना पड़ा. फिर तो किसी से प्रेरणा मिली तो भारतीय सेना में कई वर्ष तक पूरा देश में काम करने के लिए सौभाग्य मिला. अभी सर्विस सेक्टर में हूँ. एक उदाहरण मैं भारतीय सेना का देता हूँ. एक हमारे जवान जम्मू कश्मीर में काउंटर इंसर्जेंसी में उनकी बुलेट इंजरीज के कारण लोअर बॉडी पूरा जो है पैरालाइज हो गया. स्वाभाविक है कि सेना में काम करने वाले स्वस्थ रहना चाहिए. एक मेडिकल बोर्ड बैठती है, अगर वो डिसाइड करेंगे कि स्वास्थ्य के कारण ये आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, उनको बोर्ड आउट करते हैं, उनको सेना से निकाल देते हैं. तो एलोपैथी के द्वारा उनकी ऑपरेशन हुई. आर्मी के उच्च चिकित्सालय है, आर्मी हॉस्पिटल R&R, और फिजियोथेरेपी, तो कई सारे प्रथा. उनको भारतीय सेना पूरी जान लगाती है अपनी सेना की जवान को बचाने के लिए. जान तो बच गई, मगर वो अपने पैरों के ऊपर खड़े नहीं हो पाया. व्यक्ति केरल के रहने वाले थे, तो परिवार, जैसे डॉक्टर संजय जी कह रहे थे, केरल इज़ नोन फॉर ऑथेंटिक प्रैक्टिस ऑफ आयुर्वेदा. सो सेना की अपना पूरा इलाज के बाद वो अपने गांव गया. वहाँ केरला और ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक, वहाँ कलरी पद्धति भी होती है, वो भी अपना एक चिकित्सा पद्धति भी उसमें शामिल है. उसके द्वारा कुछ महीने के बाद वो स्वस्थ हो गया. एक्सपेंसेस ज़्यादा हुई, जब तक इनका मेडिकल बोर्ड और प्रोसीडिंग्स ही चल भी रहा था. इसको क्लेम करने का तरीका जो है उस समय नहीं था. दूसरा पथी के द्वारा जो क्लेम हुआ, उसको क्लेम करने की पद्धति आयुर्वेदिक एलोपैथी विल नॉट एक्सेप्ट, बिकॉज
अपने इंडियन आर्मी में जितने भी चिकित्सा पद्धति पर 100% इसी को प्रैक्टिस करती है। इस व्यक्ति के कारण भारतीय सेना रक्षा मंत्री तक ये विषय गया। उनको क्लेम देना चाहिए, ये व्यक्ति का अधिकार है किसी भी पद्धति से वो ठीक हो, ये उनका अधिकार है किस पद्धति को चूज करना। माननीय पारिकर जी के द्वारा उसके बाद धीरे 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 भारतीय सेना में भी कई हॉस्पिटल्स में ये आयुर्वेदिक, योगा, होम्योपैथी क्लिनिक्स भी शुरू हुए, अभी अच्छे चल रहे हैं। एक मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, धीरे धीरे सारे हॉस्पिटल्स में ये भारतीय सेना में भी रिसर्च शुरू हुई। जैसे सर्विस सेक्टर की बात करूं, अभी उत्तराखंड में 13 हॉस्पिटल हम चलाते हैं। इसमें 2 हॉस्पिटल हमारी मल्टी स्पेशलिटी है। एक 50 बेड का अस्पताल हरिद्वार में, एक 120 बेड का अस्पताल ट्राइबल एरिया में है, यमुनोत्री के मार्ग में, देहरादून से 50 किलोमीटर आगे। इस दोनों हॉस्पिटल में एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेदा भी है और होम्योपैथी भी है। मेरे माताजी स्पॉन्डिलोलिसिस के कारण कई वर्ष आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए मैं केरला ले गए थे उनको। 15 साल से अधिक उनको इसी थेरेपी से मेंटेन किया। जब फाइनली सर्जरी करनी पड़ी, लिसिसिस ग्रेड 3 to 4 था। लिसिसिस पोस्ट सर्जरी के बाद 2 साल कंप्लीट बेडरिडन रही। मैं बॉर्डर में था तो उनको लुकऑफर नहीं कर पाया। प्योर योगा के कारण आज वो कंप्लीट स्वस्थ हुई, नॉन डायबिटिक, नॉन हाइपरटेंसिव, नो अदर एलिमेंट्स। इस विश्वास के साथ इंटीग्रेट करने के लिए उनको प्रशांति यशव्यास यूनिवर्सिटी बेंगलुरु में है, उनके साथ टाई अप करके हरिद्वार और धर्मावाला हमारे हॉस्पिटल्स में आयुर्वेदा और एलोपैथिक डॉक्टर्स साथ में बैठ के जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच और होलिस्टिक, ये तीनों को हम साथ में लेके मरीजों को उपचार करने के लिए प्रयास करते हैं और रिसर्च भी करते हैं। तो आई एम वेरी प्राउड टू से, गर्व के साथ मैं कह सकता हूँ कि आयुर्वेद को कम नहीं देखना चाहिए, उसको मुख्य धारा पे रखना चाहिए। जीवन शैली से लेके दवाई से लेके अधिकांश जो है हम आयुर्वेद को प्रोत्साहित भी करते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं। इसका श्रेय पूरा जाता है हमारे मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर संजय शाह। इज ए हार्डकोर मेडिकल प्रैक्टिशनर, लाइक MBBS, MD, 30 साल से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो इस चीज़ को अनुभव करते हैं, वो अपने पेशेंट्स को पहले वहाँ भेजते हैं। ये डायबिटिक जगत में ये बहुत बड़े हस्ती है। स्वयं एलोपैथिक डॉक्टर आयुर्वेद और योगा में रेफर करते हैं। अब उनका प्रिस्क्रिप्शन देखने लायक होता है कि वो योगासन प्रिस्क्राइब करते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास भेजते हैं और वापस अपने पास बुलाते हैं, पेशेंट को काउंसलिंग करते हैं कि आप इस पद्धति का अवलंबन करना चाहिए। हम गर्व के साथ और एक बात मैं कह सकता हूँ, माननीय अशोक जी ने एक विषय जिक्र किया, गट माइक्रोबायोटा। इसके ऊपर हमने बहुत काम किया है। वी फॉलो ए प्रोटोकॉल जीरो antibiotic policy unless until it is medically evident and imperative to prescribe। एंटीबायोटिक का प्रयोग हम नहीं करते हैं। उसके लिए एक बोर्ड बैठती है, वो बोर्ड रेकमेंड करेगी तभी हम उस एंटीबायोटिक को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इस तरह की काफ़ी सफलतापूर्वक हम इसको संचालित कर पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक विश्वास रहा, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस रही, तो बहुत सारे SOPs अपने आप डेवलप होते हैं। पारुल जी, इसमें एक बहुत बड़ा विषय जो है वो वैलिडेशन का है। बिकॉज मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च मेथड्स इस तरीके से इवॉल्व हुई है कि जो वैलिडेशन वही माना जाता है वो वेस्ट की रिकॉग्नाइज मॉडर्न पैथीज के द्वारा ही वैलिडेटेड है। मुझे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स पोस्ट कोविड सिनेरियो में ऐसे पता है जहां पे एज अ सपोर्ट सिस्टम या एज अ मेन ट्रीटमेंट के रूप में आयुर्वेद या एलोपैथी होम्योपैथी का उपयोग किया गया। सपोर्ट में एलोपैथी रही या डायग्नोसिस में एलोपैथी रही, लेकिन फिर भी उसके वैलिडेशन को हाउ आर वी गोइंग टू डील विद दिस। एक इशू तो आपने डिस्कस किया कि एक डायलॉग हो सकता है
बट ये वैलिडेशन का इशू हम कैसे एड्रेस करें? मैं खुद सूरत सिविल हॉस्पिटल की सर कोविड नोडल ऑफिसर थी। बहुत सारे पेशेंट्स को हमने आयुर्वेदिक भी दिया, होम्योपैथिक भी दिया, एलोपैथिक भी दिया, किसी को कॉम्बिनेशन दिया, किसी को सिर्फ एलोपैथिक दिया, सिर्फ आयुर्वेदिक दिया। मेरे पास 2 से 3 प्रपोजल भी आए कि मैडम हमको ये रिसर्च आयुर्वेदिक का करना है। उसका लीडरशिप मैंने ही लिया। उसके बाद क्या हुआ कि हर मेडिकल कॉलेज में जो एथिकल कमेटी है पूरे देश में, वो एथिकल कमेटी एलोपैथिक स्टडीज़ को ही अलाउ कर सकती है, ऐसा नियम है। द रूल विच इज़ देयर एट प्रेजेंट इज़ दैट वी कैन प्रपोज ओनली दीज ट्रायल्स। तो हमें ये ज़रूरत है सर आज के देश में कि हम NMC द्वारा या आयुर्वेदिक अपेक्स बॉडी द्वारा हम ये करवाएं कि हर सिटी में या हर डिस्ट्रिक्ट में अगर हम होम्योपैथी और आयुर्वेद बेस्ड ट्रायल रखना चाहें या कॉम्बिनेशन ट्रायल रखना चाहें तो उसको एथिकल कमेटी एक्सेप्ट करे और उस एथिकल कमेटी में एज अ पर्सनल टू जज एक होम्योपैथी और आयुर्वेदिक पर्सन भी हो, जिससे वो स्टडी उसको पहले तो अलाउ करे। अलाउ होगी तो वो स्टडी फिर बाद में जाके पब्लिश भी होगी और वैलिडेट भी होगी। तो फर्स्ट स्टेप जो मेरे को धक्का लगा, क्योंकि इस चीज़ के लिए मैं 1-2 महीने काफ़ी घूमी, फिर लास्ट में हमने छोड़ दिया उसको, क्योंकि उस टाइम पे पेशेंट भी इतने ज़्यादा थे, सीरियस पेशेंट भी इतने थे। बट उस टाइम पे हम ये ट्रायल हमें भी प्रपोज हुआ था कि मैडम ये ट्रायल यहाँ करवाना है, तो वो हमारी एथिकल कमेटी यानी पूरे देश में ये नियम है कि वो हो नहीं पाया। दूसरा एक पॉइंट सर ये कहना चाहूँगी, मैं खुद ऐसा मानती हूँ कि आयुर्वेदिक और होम्योपैथी में बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, बट आजकल के प्राइवेट सिनेरियो में ऐसा भी हो रहा है कि 60-70% जितने आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स एलोपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये बहुत चिंता का विषय है। देखो IMA का जो मैं एटीट्यूड है वो बता दूं कि वो ये नहीं कह रहा है कि हम किसी के साथ काम नहीं करेंगे, बट ये कह रहा है कि होम्योपैथी की प्रैक्टिस करें, आयुर्वेदिक की प्रैक्टिस करें, एलोपैथी की। एलोपैथी डॉक्टर भी अगर उसने उस पढ़ाई को किया नहीं है और वो होम्योपैथी जाके करेगा तो वो भी गलत है। और होम्योपैथी प्रैक्टिस जिसने होम्योपैथी पढ़ा है वो आयुर्वेदिक प्रैक्टिस को, वो एलोपैथिक प्रैक्टिस को जाने भी ना करे, वो भी अनएथिकल है। तो जिसने जो पढ़ाई की है उसको वो करना चाहिए। और मैं ये चाहती हूँ सर, आई रिक्वेस्ट यू एंड द फोरम ऑल्सो कि हर कॉलेज में एथिकल कमेटी होम्योपैथी और आयुर्वेदिक सब्जेक्ट की ट्रायल्स को भी एक्सेप्ट करने के रूल्स रेगुलेशन पास हो, और फॉर्मेशन ऑफ द एथिकल कमेटी शुड इन्वॉल्व one Ayurvedic doctor as well as one homeopathic doctor from the teaching field who is related to some clinical trials, जिससे हमारा खुद का इंडियन डेटा बने। अभी हम मेडिकल कॉलेज में भी सर ये बात है, एलोपैथिक में भी हमारा डेटा काफ़ी कम है। एविडेंस बेस्ड जो हम बात कर रहे हैं डायग्नोसिस की या एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट की, वो इंडिया का भी एलोपैथिक डेटा भी कम है। सो वी वांट मोर एंड मोर रिसर्च। मैं तो कहती हूँ कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस अब आ रहे हैं उसमें भी ये चीज़ इन्वॉल्व की जाए, जिससे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी अगर साल की 2 या 4 ट्रायल भी होती हैं तो कहीं ना कहीं वो डेटा हमारा अगले 5 साल में या 10 साल में पब्लिश होगा, और हमारा हमारा भी एक इंडिया का वैल्यूएशन विथ रिस्पेक्ट टू एविडेंस होना चाहिए। तो वो चीज़ ज़रूरी है सर। थैंक यू फॉर शेयरिंग। डॉक्टर संजीव, ये एथिकल इश्यूज इसमें डेफिनेटली इन्वॉल्व है, लेकिन इसके साथ साथ मुझे लगता है आपने जो इशारा किया कि एक क्लिनिकल जजमेंट का भी होता है, एक आपने उसको ईगो का भी कहा, उसके साथ साथ मुझे लगता है एक मॉडर्न मेडिसिन का भी एक अपना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। व्हेन आई कंपेयर दिस टू से चाइना फॉर एग्जांपल, पोस्ट कोविड सिनेरियो में चाइना ने अपने सो कॉल्ड ट्रेडिशनल मेडिसिन को बहुत ज्यादा मेन स्ट्रीम कर लिया। दे यूज्ड इट एज एन अपॉर्चुनिटी, हमने भी किया। तो उनको ये वैलिडेशन के इतनी इश्यूज नहीं आते, लेकिन हमारे सिस्टम में आते हैं। ऐसा क्यों है?
मतलब चाइनीज मेडिसिन एंड ड्रग्स आर अवेलेबल वेरी इजीली इवन इन द अमेरिकन और द यूरोपियन मार्केट, लेकिन हम उसको नहीं कर पाए। क्या इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है? ये केवल माइंडसेट का इशू है या कुछ सिस्टमिक इश्यूज भी इसमें इन्वॉल्व है? मल्टी मोडल है और मल्टी फैक्टोरियल है। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ चाइना विच यू सेड। चाइना ऑलमोस्ट 25 लाख पब्लिकेशंस पर एनम करती है। हमारा अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेजेस से भी अ गुड Q1 Q2 जर्नल के 150 पब्लिकेशंस नहीं हो पाते। सो दे आर फार अहेड। वो सोच हमारी नहीं है, तो वो विजन नहीं है, और वो इंक्लूसिविटी नहीं है, तो वो लाना जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली वी बैंक लॉट ऑन गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट ऐसा करेगी तो ठीक रहेगा। गवर्नमेंट कैन डू लिमिटेड, वो आपको थोड़ा सा एनहांस कर सकती है, फैसिलिटेट कर सकती है। स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट को भी थोड़ा सा दे हैव टू बिल्ड सम सिस्टम्स इन प्लेस। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे प्रोफेशनल सोसाइटीज़ हैं, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है, एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया, एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया, इन ये दे हैव टू बी स्लाइटली ओपन टू बी एबल टू डिस्कस दिस इन द सोसाइटी फोरम, बिकॉज इम्पैक्ट है। हर जना मानता है कि यहाँ पे हम केवल क्योर कर रहे हैं। देयर इज मच लार्जर डिग्री ऑफ प्रिवेंशन एंड क्योर। इट मे जस्ट टेक टाइम, लेकिन वो ओपननेस हमारा क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल मेडिकल कमीशन और नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को मिलने की भी ज़रूरत है। वो उनको एक वैल्यू बेस्ड या इलेक्टिव या शॉर्ट कोर्स डालना जरूरी है टू अंडरस्टैंड जो MBBS निकल रहा है, जो MD-MS और DMMCH निकल रहा है, और वहाँ से BAMS निकल रहा है, कि देर आर डिफरेंट मेथड्स विच कैन बी फॉलोड जो कि इम्पैक्टफुल है। मैडम ने बताया एथिक्स कमिटी का। सो देर कुड बी एन एथिक्स कमिटी विच कुड बी क्रिएटेड विद इन द मेडिकल कॉलेज और इन अ इंस्टीट्यूशन। It may not get registered with the CDSU and NHIR with the ICMR, लेकिन एथिक्स कमिटी क्लिनिकल ट्रायल के लिए रजिस्टर है। वैसे हम खुद क्रिएट कर सकते हैं इवन फॉर आयुर्वेदा, एंड दे हैव टू जस्ट फॉलो द नॉर्म। अनफॉर्चुनेटली हमारी ट्रेनिंग इतनी वेस्टर्नाइज्ड है, इतनी लैटिन और ग्रीक वर्ड से जुड़ी हुई है कि हमारी माइंडसेट भी कॉलोनियल है। उनकी प्रैक्टिस में डॉक्यूमेंटेशन बहुत हैवी था। वेस्टर्न मेडिसिन डिड डॉक्यूमेंटेड, द क्रेडिट डेफिनेटली शुड बी गिवन टू देम, वी डिडंट। आज की तारीख में भी हम लोग वी आर गुड कॉपी कैट्स, वी आर गुड फॉलोअर्स, वी आर नॉट गुड इनिशिएटर्स। तो वो चीज़ हमको वेस्टर्न मेडिसिन से प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एंड करूँगा एक छोटा सा एनेक्डोट से जो अम्मा देती हैं। अम्मा बोलती हैं कि एक लिव इन लैब्स है हमारे यहाँ पे, जहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट, इंजीनियरिंग स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट्स गांव में जाते हैं। सो 5 स्टूडेंट एक घर में जाकर के रहते हैं उनकी प्रॉब्लम समझने के लिए, क्योंकि हम टॉप डाउन अप्रोच से उनकी सोल्यूशन नहीं दे सकते। उनकी प्रॉब्लम समझते हैं, उनकी प्रॉब्लम समझ करके कोशिश करते हैं कि क्या हुआ। तो जब हमारे स्टूडेंट्स जाते हैं, वापस आकर के फीडबैक देते हैं, थोड़ा सा रोते हैं, बोलते हैं कि इतने मॉडेस्ट तरीके से लोग जिंदगी जी सकते हैं, और उनको बहुत बुरा लगता है, थोड़ा सा हृदय पिघलता है। वो 5 दिन के लिए रहता है, जैसा शमशान वैराग्य रहता है वैसा रहता है, फिर ख़त्म हो जाता है। अम्मा बोलती है यही हमारे जब ब्लूम्सबर्ग, हार्वर्ड पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट आते हैं, वो भी गांव जा कर के रहते हैं, वो भी देखते हैं कि मॉडेस्ट वे में दे कैन लिव लाइफ। हमारी नीड्स और वांट का समावेश नहीं है, लेकिन दे डोंट स्टॉप हियर। They go back, write their experience. They go back, they publish their experience. They go back, उन publication से they look for grants, and then they would like to do more research. ये difference है हमारे students में और उनके student में. I think this should be bridged. So sometimes your emotional capital has to be translated into intellectual capital, and vice versa. So that is one of the ways to overcome this validation issue. भवदीप जी, आपने कुछ इसको लेकर एक्सपेरिमेंट AGVP में किए हैं कि
how to get this ethical and validation issues resolved, and what are the ways do you think that Ayurveda practitioners can make it जो उसको और ज़्यादा एक्सेप्टेबल बनाए उस रिसर्च को? क्योंकि सिंपल सी बात है, मैं हमेशा कहता हूं कि मैदान तो फुटबॉल का है, उसमें हम कहेंगे कि हम कबड्डी खेलेंगे तो चलेगा नहीं, फुटबॉल के रूल्स एंड रेगुलेशंस तो सीखने पड़ेंगे। आगे जाकर आप कबड्डी के मैदान में उसको ताकत बनाकर कन्वर्ट करो तो अच्छी बात है, लेकिन आयुर्वेदा वालों को तो अभी तो यही नॉर्म्स है। तो आपने उसके लिए कुछ एजीवीपी में ऐसे कुछ प्रयास हुए हैं क्या? जी, एक सौभाग्य ऐसा रहा कि कोरोना के वक्त आयुर्वेद मेडिसिन का क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए एज अ प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर आयुष को पीआई के नाते मुझे एक एथिक्स कमेटी के सामने प्रस्तुत करना हुआ कि ये आयुर्वेद की औषध है और इसका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के साथ हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, ओनली एलोपैथी मेडिसिन, एलोपैथी प्लस आयुर्वेद मेडिसिन ड्यूरिंग कोविड। तो अहमदाबाद की जो पुरानी वीएस हॉस्पिटल और अभी की जो एसवीपी सरदार पटेल हॉस्पिटल है, वहाँ पे ये मैंने किया, और 16 सिविल में जीएमईआरएस में भी हमने आयुर्वेद मेडिसिन का क्लिनिकल ट्रायल वहाँ पे किया। वहाँ पे एथिक्स कमेटी को मुझे फेस करना हुआ। तो एथिक्स कमेटी जब आयुर्वेद औषध के बारे में कोई ऐसी बात आती है तो वो आयुर्वेद के एक्सपर्ट को इनवाइट करती है, और उनके प्रश्न इतने धारदार होते हैं कि आपका उत्साह ऊर्जा बढ़ते हैं कि आपके जितने कठिन प्रश्न आयुर्वेद उन सब के उत्तर और समाधान आपको देता है। और ये प्रश्न जब होते हैं, अगर वो उत्सुकतावश और जिज्ञासावश है तो उसका 100% समाधान उनके मन में होता है और वो आश्वस्त होते हैं। एथिक्स कमेटी का काम ये होता है कि पेशेंट का अहित ना हो किसी भी तरह से, क्योंकि ट्रायल करना है, परिणाम किसी भी दिशा में जा सकता है, लेकिन निश्चित अहित नहीं हो रहा, यह देखना एथिक्स कमेटी का दायित्व होता है। और उसके लिए उनके प्रश्न होते हैं जो कि वैलिड होते हैं। जब उन प्रश्नों का शास्त्रोक्त पद्धति से हम बात करके उनको समाधान देते हैं, आधुनिक मानस को भी लॉजिक और रैशनल बुद्धि में एक तर्क आता है, और तर्क का भी समाधान अगर तर्क से मिल जाता है तो फिर उनके लिए विरोध करने का कोई दायरा नहीं बनता। तो ऐसे एथिक्स कमेटी भी आयुर्वेद औषधियों को स्वीकार करता है कंपैरेटिव स्टडी में एज एन एडजुवेंट थेरेपी। तो ये मेरा अनुभव रहा। और एसजीवीपी होलिस्टिक हॉस्पिटल में भी हमने क्लिनिकल ट्रायल्स आयुर्वेदिक मेडिसिन के किए हैं, और उनके हमने जो WHO रिकॉग्नाइज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो मॉडर्न के हिसाब से जो प्रोटोकॉल बने हैं, उनके रेफरेंस लेके भी सेफ्टी और एफिकेसी के ट्रायल्स हमने वहां पे किए, जो कि बहुत सफल रहे। तो अगर एथिक्स कमेटी का मानस पेशेंट के हित में है तो ये बात सरल हो जाती है। दूसरा, प्रफुल्ल जी, मेरे मन में एक अभी चर्चा के दौरान ही एक विचार आया। हम भारतीय रेलवे में जब जाते हैं तो वहां पे शौचालय के 2 प्रकार होते हैं, इंडियन स्टाइल और वेस्टर्न स्टाइल। भारतीय रेलवे का नेटवर्क विश्व का सबसे बड़ा, सबसे सफल नेटवर्क है। वहां पे शौच क्रिया की 2 पद्धतियों के विकल्प दिए जाते हैं, लेकिन कितने 5 स्टार होटल में आपको यह विकल्प मिलेगा? कितने एयरपोर्ट पे आपको यह विकल्प मिलेगा? तो ये जो जनमानस है, जिनका चिकित्सा से क्षेत्र से लेना देना नहीं, वास्तुकला के है, आर्किटेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजाइनर्स है, लेकिन उनके मन में भी ये है कि हाँ, वेस्टर्न मेथड वाले इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम बना सकते हैं, लेकिन अगर आपने इंडियन स्टाइल के लिए बोल दिया तो वो हमारे इकोसिस्टम में, इंफ्रा में, माइंडसेट में, बजट में, परमिशंस में फिट नहीं होता। तो हुआ ये कि भारत की आयुष पद्धति का पहला आयुष मंत्रालय बना कब? आजादी के, स्वतंत्रता के इतने वर्ष बाद 2014 में। और तब से ये बात यथा राजा तथा प्रजा, प्रजातंत्र में वैसे ही क्रम पहले से शुरू होता है, यथा प्रजा तथा राजा, लेकिन बाद में जब राजा स्थापित हो गया देन यथा राजा तथा प्रजा। तो आज पूरे भारतवर्ष में ये चर्चा भी हो रही है। ये सच में बड़ा ही शुभ संकेत है कि हम भारत के और विश्व के सभी लोगों के स्वास्थ्य के लिए उत्कृष्ट जितनी भी स्थितियां हैं, उन सभी को संकलित करके आगे लेके जाने के लिए आज मानस तैयार है, मतलब समाज भी तैयार है और चिकित्सा क्षेत्र के सभी लोग भी तैयार है। तो दूसरी पथी के बारे में अगर कोई किसी से चर्चा करता है तो पहला तो प्रतिभाव हमारी ओर से यह होता है कि आप उनके एक्सपर्ट से पूछिए। ये प्रफुल्ल जी, कई बार प्रश्न आता है, चिकित्सा के लिए आते हैं और
ब्लड शुगर में इंप्रूवमेंट आया तो पेशेंट के मन में रहता है, सर मैं शुगर की दवाई जो 10 साल से ले रहा हूं वो बंद कर दूं क्या? फिर मैं पूछता हूं कि आपको शुरू किसने करवाई? बोले हमारे एक्सपर्ट ने। ये आपको उन्हीं से जाके उनके सलाह से ये कार्य करना चाहिए। आपके रिपोर्ट में शुगर ज्यादा आया और इसके लिए आपकी चिकित्सा चल रही थी, अनकंट्रोल था, फिर आपने आयुर्वेद शुरू किया, अब ये बेटर होने लगा, तो आप उनको भी जोड़िए। वो भी तो आपके हित में ही निर्णय लेंगे कि अगर औषध की आवश्यकता कम है तो वो उसकी मात्रा कम करेंगे। फिर आयुर्वेद की ट्रीटमेंट से ये परिणाम मिला तो एलोपैथी डॉक्टर इसका खुले हृदय से स्वीकार करते हैं। पेशेंट के माध्यम से वो संवाद करते हैं कि सर अच्छा है, इसमें इंप्रूवमेंट आ रहा है, मैं अपना डोज कम कर रहा हूं, आपकी थॉट प्रोसेस इसमें क्या थी? ये जिज्ञासा, मतलब व्यक्ति भले एलोपैथी डॉक्टर बन गया लेकिन उसको याद रहता है कि मैं भारत का नागरिक हूं, इस राष्ट्र में मेरा जन्म हुआ है, मेरे दादा परदादा उनके परदादा को जब स्वास्थ्य की समस्या हुई थी तब इसी आयुर्वेद की वजह से वो स्वस्थ रहे, जीवित रहे और ये वंश परंपरा से आज मेरा जन्म हो पाया। उनके भी गर्भ संस्कार के प्रयोग हुए होंगे, उन्होंने के दादा ने सुवर्ण प्राशन लिया होगा, तो आयुर्वेद के प्रति ये ऋण तो आज सभी नागरिक का है। लेकिन ये भावना जब उनके मन में जागृत होती है, मानस में जागृत होती है, तब ये सारी स्थिति पेशेंट के हित में हो जाती है और होलिस्टिक हेल्थ का स्वागत करने के लिए आज मुझे लगता है कि भारत तैयार है। डॉक्टर रेड्डी, क्या सोशल सेक्टर में काम करते हुए समाज का इन एक्सपेरिमेंट्स के साथ और उसके वैलिडेशन के साथ जाने को लेकर सपोर्ट आपको दिखता है? हाउ, वेयर डू यू सी द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपांडिंग दिस होराइजन कि हम एक तरफ इंटीग्रेशन भी करें और दूसरा इंटेलेक्चुअली उसको वैलिडेट भी करें? तो जैसे अपना आयुर्वेदिक वैद्याचार्य जी कह रहे थे, ये थॉट प्रोसेस कन्वर्शन की बहुत ज़रूरत है और ये एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा मिल रही है। जैसे सोशल सेक्टर की क्योंकि सोशल सर्विस में मैं हूँ, कि एलोपैथी डॉक्टर के पास ओपीडी की संख्या जितना होती है तो उतना संख्या पहले आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर के पास नहीं होता था। फॉर एग्जांपल, हम इतने हॉस्पिटल चलाते हैं तो हमारे पास काम करने के लिए जो डॉक्टर्स आते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हमारे पास ही नहीं है, पूरा देश में एक आंकड़ा अगर आप ले, जैसे मैडम भी कह रही थी, होम्योपैथी और आयुर्वेदा डॉक्टर्स जो उनके ग्रेजुएशन के बाद अधिकांश जो है कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में एज ए मेडिकल ऑफिसर, एज ए इंटेंसिविस्ट के पास और इमरजेंसी मेडिकल डॉक्टर्स के नाते काम करते थे। तो शुरू में हमारे पास भी डॉक्टर्स जब आयुर्वेदा और होम्योपैथी डॉक्टर्स इंटर्नशिप के लिए आते थे तो मेरे सामने ये प्रश्न, क्योंकि मेरे कोलिग्स अदर पतीस के थे, वो लोग एलोपैथिक हॉस्पिटल में काम करते थे, वो विषय मेरा ध्यान में रहा। जब ये रिक्रूटमेंट करते समय मैंने उनको सख्त मना किया और उनके लिए मैंने ओपीडी स्टार्ट करवाई। आप शुद्ध आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करिए, मैं आपको अपॉर्चुनिटी देता हूँ, होम्योपैथी प्रैक्टिस करिए, मैं आपको अपॉर्चुनिटी देता हूँ। सो धीरे धीरे ये पिछले 15 साल से जो सोशल सेक्टर में मैं देख रहा हूँ, काफ़ी बदलाव आया, लोगों में भी एक्सेप्टेंस बढ़ी। जब से ये इंटीग्रेटेड थेरेपी हमने शुरू किया, आपस में तीनों डॉक्टर एक ही लाइन में अपने कैबिन्स में बैठे हुए, हम ओपीडी स्लिप एक ही काटते हैं, ये लग्जरी पेशेंट को देते हैं कि आप किसी भी पति को आपस में मिल सकते हैं। दूसरा, डॉक्टर को भी, तीनों पति को, डॉक्टर्स को हम साथ में बिठाते हैं। कुछ क्रिटिकल पेशेंट्स के ऊपर सामने हम क्या करते हैं, उस केस डिस्कशंस रखते हैं। अपना विषय जो है, डॉक्टर्स को एक्सेप्टेंसी तभी बढ़ती है जब एक दूसरे के पति को समझे। जैसे एलोपैथिक एजुकेशन में जीवन शैली पद्धति का कोई ज्ञान नहीं होता है, अपना माता पिता का या दादा दादी का बोली हुई चीज़ों को पेशेंट को समझाता है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ये लग्जरी हम पेशेंट को ये देते हैं कि आप जीवन शैली में बदलाव लाना है, वो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर आपको कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बीपी, शुगर, ये दोनों लाइफस्टाइल डिसीजेस है, सब लोग मानते ही है। जैसे डॉक्टर साहब का है कि अगर किसी व्यक्ति का बीपी नॉर्मल आ गया, एलोपैथिक डॉक्टर मुश्किल से ये कहता है कि आप जीवन में कभी आपकी दवाई बंद हो सकता है। तो पहली बार बीपी या शुगर डायग्नोस होता है कि एक व्यक्ति के लिए एक बड़ा घातक विषय होता है कि, और डॉक्टर से सवाल पूछते कि डॉक्टर साहब ये कितने दिन दवाई खानी पड़ेगी।
कोई भी एलोपैथिक डॉक्टर ये नहीं कह सकता कि आप बंद कर सकते हैं। मगर जो धीरे धीरे हमारा ध्यान में ये आया, हजारों लोगों का दवाई हमने बंद करवाई, ये डॉक्यूमेंटेड है। ये इंटीग्रेटिव थेरेपी के साथ हो पाया। अभी हाल ही में एक प्रयोग हमने शुरू किया, हरिद्वार के आसपास 15 गांव हमने गोद लिया। उसमें ये डेटा हम बना रहे कि इंटीग्रेटिव थेरेपी के साथ साथ जो ठीक हुए उनकी संख्या बढ़े और लोगों में भी ये विचार बढ़े, अपने जीवन शैली में बदलाव लाना है। स्वास्थ्य को मेंटेन करना एलोपैथिक डॉक्टर का बस की बात नहीं है, वो इलाज सुझाव दे सकता है। आरोग्य विषय जो है ये आयुर्वेदिक का डेफिनेशन डॉक्टर साहब अच्छा बता पाएंगे कि स्वास्थ्य को मेंटेन करना, व्यक्ति को स्वस्थ रखना, ये आयुर्वेदिक का मूल मंत्र है। तो ये विषय जो सोशल सेक्टर में काफ़ी एक्सेप्टेंस कोविड के बाद तो और तेज़ी से बढ़ी है। इसमें एक विषय आखिर में मैं जोड़ता हूँ, रिसर्च डेटा बहुत अच्छी मात्रा में हमें करना चाहिए। जितना एलोपैथी में निवेश करते हैं हम, जितने हजारों करोड़ रुपए हम उसके ऊपर निवेश करते हैं, उतनी ही मात्रा में जैसे कोविड के बाद थोड़ी सी बजट आयुष का बढ़ा है, तो जितना निवेश एलोपैथी में होता है उससे ज़्यादा इसमें होना चाहिए। जैसे चाइनीज़, आपने मेडिसिन की बात करी, चाइनीज़, कोरियन, जापानीज़, जितने मेडिसिन्स हैं, जितने देश वो उसको गर्व मानते हैं। अपना देश को भी ये स्वाभिमान के साथ हमें इसको अपनाना चाहिए। सोशल एक्सेप्टेंस तैयार है, ये भूमिका बन चुकी है। हमें आयुर्वेदिक को मेन स्ट्रीम में लाके एलोपैथी को साथ में जोड़ना चाहिए। ये विषय 2 दिन के पहले आयुष सेक्रेटरी से मिलना हुआ, उन्हें एक अच्छी बात मेरे को सुनने को, अभी मैं विजिट भी करूंगा उनके इंस्टीट्यूट। एलोपैथिक प्रैक्टिशनर, फॉर एग्जांपल इंटेंसिविस्ट, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स, दिल्ली के आयुर्विज्ञान संस्था जो आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट है उसमें एलोपैथिक प्रैक्टिशनर आयुर्वेदिक के साथ काम करते हैं। सो धीरे धीरे मैं ये देखता हूँ आने वाले वर्षों में आयुर्वेदिक मेन स्ट्रीम में ले, ये ईगो क्लैशेस खत्म हो, सोसाइटी एक्सेप्टेंस इतनी अच्छी है तो आयुर्वेदिक को और अच्छा करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार ऑडियंस के लिए मैं डिस्कशन के लिए खोल रहा हूं। आप में से यदि किसी को, बहुत सारे हमारे पास डॉक्टर्स, प्रैक्टिशनर्स, स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो आप में से किसी को यदि कुछ पूछना है एक्सपर्ट पैनल से, स्पेशली इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिक हेल्थ केयर के पैथीज के बीच में आपस में कैसे इंटीग्रेशन हो, इसको लेकर यदि पूछना है तो इस सेशन में उसी पर फोकस रखे। बाकी जो फाइनेंस से रिलेटेड या बाकी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड वो अगले सेशन में आने वाला है, इसलिए उसको अभी डाइवर्ट नहीं करेंगे। एनीबडी फ्रॉम द फ्रंट रोज? yes ma'am. Sir, you were talking about integrating legal sciences, medical sciences, and also kind of, you also talked about neurology to some extent. You also talked about gastroenterology, pulmonology, and many branches of medical sciences. You are saying that you want to integrate all of that into one, clubbing it with legal sciences and also the physical health of people, which comes under the Indian knowledge system. I just want to ask, how is it actually possible in the practical sense? You are saying that you want to integrate the Western culture into India, like the parts of it, bits and pieces, so that we as an India become a good initiator and not a good copycatter. But what is the basic, like I'll just say like one line sentence that you would like to answer that would suffice the statement that you actually want our India to be a good initiator and not a good copycatter. संजीव सर। देखिए, भारत के व्यक्ति की जो आवश्यकता है उसको भारतीय विचार से ही हम हैंडल कर सकते हैं। कंप्यूटर और मोबाइल का जब इनोवेशन हुआ तो वो पूरा अंग्रेजी भाषा में था, कीबोर्ड भी अंग्रेजी में था, मतलब आपको समझना अंग्रेजी पड़ेगा। अगर आपको कंप्यूटर समझना है तो, अगर आपको मोबाइल चलाना है तो पहले अंग्रेजी समझना पड़ेगा। लेकिन जब भारतीय भाषा इसमें आ गई
तो भारत के लोग भारतीय भाषा में संवाद करते हैं, भारतीय शब्दों का उपयोग करते हैं, तो भारत के लोगों की आवश्यकता को कैसे देखना, ये तो भारतीय विचार से ही संभव है। और मेथोडोलॉजी, मतलब आज अभी हम ये माइक का यूज कर रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें एम्पलीफायर है, इसकी खोज किसने की? किसी वैचारिक ऋषि ने, जिसे हम साइंटिस्ट कहते हैं, जिसे हम रिसर्चर कहते हैं। जो रिसर्च करता है वो ऋषि है, और उसने अपनी शोध को पूरे जनसामान्य के लिए उपलब्ध करा दिया। तो क्या हमें माइक का उपयोग करना चाहिए क्योंकि किसी वेस्टर्न व्यक्ति ने उसका इनोवेशन किया? बिल्कुल करना चाहिए। तो ऐसे ही पूरे विश्व में जो जो अच्छी चीजें, टेक्नोलॉजी, मेथोडोलॉजी है, लेकिन उसको व्यक्ति के हित में उपयोग करना और उसके साथ जुड़ी जुड़ी जो समस्याएं होगी, उसके डिफाइंड साइड इफेक्ट्स होंगे, उनको हैंडल कैसे करना, उसके लिए उपलब्ध सारी चीजों को इंटीग्रेट करना, ये उसकी खूबी है और इस विचार से इसको देखना चाहिए। ये मेरा मंतव्य है। मैं पीडियाट्रिशियन हूँ और नॉर्थ इंडिया में WHO में काम करता था, और दिल्ली में था जब एक बोर्ड लगा हुआ था माता अमृतानंद में इन दिल्ली। फैशन की तरह लाइन में लग गया, उनका हक लिया और मेल्ट हो गया, और मैं कोचिन चला गया। मेरा कुछ पहले के दिनों में एक हस्बैंड अपनी वाइफ को लेकर के आए और उनको फ्रैक्चर फीमर था, लार्ज बोन, और इमरजेंसी के डॉक्टर ने देखा। उन्होंने तुरंत ऑर्थोपेडिक्स के डॉक्टर को बुलाया। ऑर्थोपेडिक्स वाले ने बोला कि अंडर जनरल एनेस्थीसिया इसको रिड्यूस कर देंगे, और वो तुरंत हस्बैंड अपनी वाइफ को लेकर के वापस चले गए। जब हमने पता किया कि वापस क्यों चले गए, तो बोलते हैं कि वो आयुर्वेदा सिस्टम में जाएंगे। हमने उनको इतनी गाली दी, गाली इन द सेंस कि ये इतना बेवकूफ़ है कि इनको मालूम नहीं दिस इज सर्जरी। वी फॉलोड अप इन दैट पेशेंट। 21 दिन में देयर वाज एन इम्प्रूवमेंट शोन ऑन दैट वाइफ वेयर वी डिड नॉट बिलीव, क्योंकि हमारी माइंडसेट इतनी ब्लॉक्ड है कि बिग बोन फ्रैक्चर, अंडर एनेस्थीसिया दोनों ही वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। वो कैसे ठीक होंगे? बट वो ठीक होकर के आए। तो मेरा मानना ये है कि पहले, जैसे व्हाट फ्लोरेंस नाइटिंगेल सेज, आई गिव नो एक्सक्यूज एंड आई टेक नो एक्सक्यूज। सो हमको इंडिविजुअली पहले हर जने को चेंज होना पड़ेगा टू बी ओपन टू दिस आइडिया। देर इज अ फैंटास्टिक मेडिसिन एग्जिस्टिंग, देर इज सुपर्ब क्योर विच टेक्स होलिस्टिक इन नेचर। अनफॉर्चुनेटली मॉडर्न मेडिसिन की बहुत लिमिटेशंस हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मैडम ने बताया पल्मोनरी मेडिसिन में मैसिव स्टेरॉइड्स चल रहा है, कोई लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट नहीं है। न्यूरोलॉजिकली बहुत सारी ट्रीटमेंट की लिमिटेशंस हैं। सो इंडिविजुअली वी शुड बी ओपन दैट देयर इज सुपर्ब साइंस अवेलेबल, बट दिस विल नॉट हेल्प। थोड़ा सा इकोसिस्टम गवर्नमेंट को भी क्रिएट करना पड़ेगा ताकि दोनों सारी पैथीज मिल करके इनकी ट्रेनिंग हो और डायलॉग हो। थोड़ा सा सिस्टम हमको प्रोफेशनल सोसाइटी से क्रिएट करना पड़ेगा कि सारे डॉक्टर ओपन रहें टू बी एबल टू क्रिएट सम काइंड ऑफ एन SOP। अगर यहाँ पे इस लिमिटेशन के बाद दे विल डू एन ईजी रेफरल, और सब मिलकर के अगर इसकी डायरेक्शन में, और जैसा सर ने बताया कि देर इज लॉट ऑफ वर्क विच इज ऑल्सो हैपनिंग एंड आयुष मिनिस्ट्री फॉर्चुनेटली गॉट एस्टैब्लिश्ड, सो इट इज इन द राइट डायरेक्शन। आई थिंक ऑल ऑफ अस ऑल्सो नीड टू गिव दैट पुश। Yes. Namaste. I have a very basic question. It is around the integrated medication only. So it's a very common problem to catch cough and cold. And I want to take kadha and I want to get cured by kadha only. But ultimately I had to go for paracetamol for that instant relief. So what should we do if I want to go for Ayurvedic मेडिकेशन पर इंस्टेंट रिलीफ के लिए मुझे एलोपैथी पे स्विच करना पड़ता? तो ऐसी बेसिक प्रॉब्लम्स के लिए क्या करना चाहिए? शुड आई वेट कि आयुर्वेदा विल हेल्प मी आउट, और शुड आई गो फॉर एलोपैथी और डैमेज माई लिवर? थैंक यू. The case is cough and cold, so I'm a chest physician. See, basically, most of the cough and cold are self-limiting disease. To be very honest, हर cough and cold, most of the times it is either viral or bacterial, it is self-limiting disease. 70 to 80% of the cases resolve in 4 to 5 days. But if you have very high grade fever, maybe more than 100, 101, so there is no harm in taking allopathic.
But if you can wait for 3 to 4 days, any cough and cold is self-limiting disease. Yes, but if a patient is aged, patient को अगर डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कोमॉर्बिडिटीज़ है, तो फिर उसका सब वर्कअप होना चाहिए. और उसको अगर सीवियर इलनेस है, सीवियर इलनेस जैसे मैं बता दूं कि अगर उसको निमोनिया है या वो आईसीयू में एडमिट है, तो डेफिनेटली फास्ट रिलीफ के लिए एलोपैथिक लेना चाहिए. बट मोस्ट ऑफ द 70% कफ एंड कोल्ड आर सेल्फ लिमिटिंग. आप कुछ भी नहीं लोगे तो अच्छा हो जाओगे, बस अपनी इम्यूनिटी बूस्टअप करके रखो. दैट इज सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट. एंड वी आर ऑल्सो प्रमोटिंग not to use antibiotics too much. We have a campaign that antimicrobial resistance, यानी antibiotics का resistance आज के इंडिया का चैलेंज है. चाहे वो एलोपैथिक डॉक्टर हो या आयुर्वेदिक हो या होम्योपैथिक हो, एंटीबायोटिक्स ज़्यादा यूज़ नहीं करनी चाहिए. So if you have a mild disease, don't use anything. If you have severe disease, you should use allopathic so that you get immediate relief. But at the same time, boosting immunity for not having disease is most important thing. Thank you. ये जो प्रश्न है ये कलयुग का सबसे पॉपुलर प्रश्न है. धैर्य कि जल्दी ठीक होना है, मतलब आपको काल से स्पर्धा करनी है. काल मतलब समय से स्पर्धा करनी है. मतलब आपकी गाड़ी इतनी तेज चल रही है, वहां पे एक इंडिकेशन आता है कि इंजन इज टू हॉट, ये ब्लास्ट हो सकता है. लेकिन हम चाहते हैं कि हम स्पीड कम ना करें, लेकिन चालू गाड़ी में कोई रेडिएटर में पानी डाल के उसको कूल डाउन कैसे कर दे. भले इंजन थोड़ा वीक हो, गाड़ी मेरी 3 साल में भले खत्म हो जाए. तो सर्व रोगाणाम मूल कारणम, ऐसे आयुर्वेद में प्रज्ञा अपराध बताया है, जिसमें धी, ध्रुति और स्मृति का भ्रंश होना. धैर्य नहीं है. मतलब कल सुबह आपको कुछ अवार्ड मिलने वाला है, तो सूर्योदय जल्दी कैसे हो जाए उसकी दवाई मिल सकती है क्या? अरे सुबह तक धैर्य रखना पड़ेगा. आप बीमार हुए, आपका शरीर बोल रहा है कि अंदर से हल्का सा बुखार है, आपने इतना सब जमा कर लिया है, बहुत ज्यादा कोल्ड कोको आ गया, आपने 2 बार आइस टी पी ली है, आपने डबल चीज पिज्जा खा लिया है, जठराग्नि हैंडल नहीं कर पा रहा. वो बोलता है कि मुझे 24 घंटे दो, मैं ये सारा मामला सेट कर देता हूं. लेकिन धैर्य नहीं है 24 घंटे का, तो कुछ ऐसा दे दीजिए कि मैं और खा पाऊं, मैं आज भी सक्रिय रह पाऊं. तो इसके लिए जब आप आयुर्वेद चिकित्सक से मिलते हैं ना, तो वो आपको समझाता है बहुत जल्दी ठीक होना है तो 24 घंटे के लिए मैं जो बताता हूं वो करो. तो आपके जठराग्नि को सेल्फ हीलिंग जो करने वाला एनर्जी है, उसको नेक्स्ट एक्स्ट्रा बर्डन देना बंद करते हैं, तो आयुर्वेद से भी इतने शीघ्र परिणाम मिलते हैं. क्या नहीं करना और उसके साथ थोड़ा सा क्या करना. मतलब एक दिन आपको आधा उबला हुआ पानी पिला देंगे, आपका मोबाइल, न्यूज़पेपर और आपकी ऑफिस कॉलेज की एक्टिविटी बंद करके आपको एक कमरे में सुला देंगे, आपका पसीना निकाल देंगे, तो 24 घंटे में आपकी जठराग्नि प्रदीप्त होकर ओज स्थापन हो जाएगा और चेहरे पे चमक आ जाएगी विदाउट मेडिसिन. अगर मेडिसिन ऐड कर दिया तो और जल्दी परिणाम मिलेगा. लेकिन इसके लिए आपको चिकित्सक के पास, आयुर्वेद चिकित्सक के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि आयुर्वेद में रोग और रोगी इन दोनों को ध्यान में रख के फिर चिकित्सा उपक्रम तय होता है. अगर कोई बोलता है कि मैं एक बड़ा सा गिलास लस्सी पीऊंगा और कुछ नहीं खाऊंगा, ये तो हेल्दी है, मतलब दही खाना तो अच्छी बात है, तो चलेगा क्या? उस स्थिति में नहीं चलेगा जब आपका जठराग्नि मंद हुआ है और आपका शरीर शोधन कर रहा है, कफ का निष्कासन कर रहा है. वसंत ऋतु का काल है, नेचुरल कफ प्रकोप है, तो उसके लिए क्या प्रोटोकॉल करना जिससे आप 24 घंटे में पुनः स्वस्थ की दिशा में आ जाओ. तो धैर्य तो रखना पड़ेगा, लेकिन क्लैरिटी के साथ जब धैर्य होता है तो ये आश्वासन होता है कि हम स्वास्थ्य की दिशा में जा रहे हैं, कोई और गड़बड़ नहीं होती. तो कई बार आयुर्वेद की औषध दिए बगैर, आयुर्वेद में सर्वश्रेष्ठ औषधि क्या, ऐसे जब शिष्य पूछता है तो ऋषि कहते हैं विज्ञानम औषधि नाम. ज्ञान मतलब जेनरिक है, विज्ञान मतलब स्पेसिफिक. आपके लिए सर्वश्रेष्ठ विज्ञान की ये करो, ये ना करो और इतना सा औषध लो, बस ये अगर पता चल गया तो आयुर्वेद में भी शीघ्र परिणाम मिलते हैं. तो इस माइंडसेट से भी निकलने की जरूरत है कि एलोपैथी है तो इंस्टेंट मिलता है. तो एलोपैथी के डॉक्टर ने कहा कि एंटीबायोटिक इज द लास्ट रिसोर्ट, इट इज नॉट द सॉल्यूशन. तो हम उस माइंडसेट से निकले. इस पूरे सत्र के संदर्भ में
दो तीन चीजें जो ध्यान में आई कि हमको एक तो सारे पैचीज के बीच में डायलॉग बढ़ाने की जरूरत है, एक दूसरे के बीच में कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो, तो हमको उसके लिए ज्यादा से ज्यादा चीजों को डॉक्यूमेंट करना, उसको वैलिडेट करना। समाज में स्वीकार्यता है, लेकिन उस स्वीकार्यता को जब तक नीतिगत और पब्लिकेशन और आज के जो स्टैंडर्ड्स है उसकी मान्यता नहीं मिलेगी, तब तक वो स्वीकार्यता, जैसे बहुत जगह पे ये चलता है, हमारे मीडिया में भी हिंदी और बाकी प्रादेशिक भाषाओं के मीडिया में चलता है दादी का बटुआ, नो स्मॉल स्मॉल टिप्स इन एवरी सीजन। वो मीडिया वालों का एक फेवरेट कॉलम है, राशि भविष्यफल और दादू का बटुआ। ये कॉमन कॉलम्स है जो सारे मीडिया में पॉपुलर चलते हैं। तो इसका मतलब उनके टेकर्स है, इसलिए मीडिया चलाता है। तो ये कुछ कॉमन थ्रेड्स निकल कर आई है इस सेशन में से कि इफ यू वांट टू मूव फॉरवर्ड एज इंटीग्रेशन एंड होलिस्टिक मेडिकल प्रैक्टिसेस, देन वी नीड टू बिल्ड दिस ब्रिजेस थ्रू स्मॉल स्टेप्स। भोजन के लिए हम जाएंगे और इसके बाद फिजिकल फिटनेस को लेकर, मेंटल हेल्थ को लेकर एक सेशन है, और फिर इंडस्ट्री का इसमें जो रोल है, हाउ मेडिकल फार्मा, मेडिकल टूरिज्म इज गोइंग टू प्ले अ क्रिटिकल रोल इन आत्मनिर्भर भारत, इसको लेकर हमारा एक सेशन होगा। लेकिन हितांश भाई, यहीं पे सारे पैनलिस्ट को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अलग अलग स्थानों से, अलग अलग हॉस्पिटल से ऑर्गेनाइजर के बुलाने पर इस मंच पर आए और इस द्विशताब्दी समारोह में ये जो वैचारिक मंथन चल रहा है उसमें आयुष्मान भव में इन्होंने सबने अपने एक्सपर्टीज का जो कंट्रीब्यूशन दिया, ऑर्गेनाइजर की तरफ से, अवसर की तरफ से, इस सारी एक ज्ञान मंथन की तरफ से मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।